हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन इतिहास पर काफी लंबे समय से सेशन रुका हुआ था, लेकिन अब आपके एग्जाम को दृष्टि में रखकर आपके एग्जाम के कारण इसको फिर से कंटिन्यू कर लिया है। 14 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, तो कोशिश करेंगे दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश होगी कि 14 तारीख से पहले जितना भी संभव हुआ, जितना पॉसिबल हुआ, उतना हम इस सब सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और वैसे मैं आपको इसका मॉडल पेपर प्रोवाइड कर चुका हूं, तो एक बार उसे जरूर देख ले। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, अन्यथा आप प्ले लिस्ट से भी उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज के लेक्चर में बात करेंगे मगध का उत्थान और पतन। तो जानेंगे कि मगध राज्य कहाँ पर था, कौन कौन इसके शासक रहे हैं। एक छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा लेंदी नहीं है ये, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 18 पर हम डिस्कस करेंगे आज। जो दोस्तों को पता नहीं है उनको बता दूं दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है एक नए प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के नए प्लेटफॉर्म पर, प्रज्ञान हिंदी जीके प्लेटफॉर्म पर, जहां से आप इन सभी एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं इजीली और कंप्लीट विद नोट्स। हम दोस्तों वहां पर आपको एकदम निशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस और सभी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाँ, एक बात और दोस्तों, टेलीग्राम लिंक, आप टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी नोट्स और सभी क्लास लिंक, सभी नोटिफिकेशन, जितने भी क्लास से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, जितनी सूचनाएं होती है, वो सब आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाती है। इसलिए अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं ना, तो कृपया करके सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है आपको, तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर ज्वाइन रहे, ठीक है। जिससे कि आपको जितनी भी सूचनाएं चैनल से या क्लास से संबंधित होती है, वो सभी आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। तो लोधा जी क्लासेस में आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लोधा जी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, ठीक। टेलीग्राम पर जाकर के अगर आप डायरेक्ट सर्च करोगे लोधा जी क्लासेस, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहां पर हमारे इस जो यूट्यूब पर जो आपको लोगो दिखता है, वही लोगो उस चैनल पर देखने को मिलेगा, उसे ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की अपने। आप सभी को पता है थर्ड यूनिट चल रही है, थर्ड यूनिट के अंदर मगध का उत्थान पर आज हमारा सेशन होगा, थर्ड यूनिट के सेकंड टॉपिक पर, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मगध का पतन और उत्थान, चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें सिर्फ कुछ एक स्टोरी है दोस्तों, बस उसी स्टोरी को पकड़ लीजिए, है ना। उसी से आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, सभी प्रश्न हल हो जाएंगे, बस एक स्टोरी है, छोटी सी, ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार स्टूडियो को चेक कर लें दोस्तों, थोड़ा कैमरा वगैरह चेक कर लें, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सब ओके है, साउंड वगैरह सब क्लियर, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ डाटा मेरे पीछे आता है, तो दोस्तों उसको लेकर टेंशन ना लें। डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक है, वहां से डाउनलोड करके वैसे भी लेक्चर देखने के तुरंत बाद आपको वो नोट्स पढ़ना ही पढ़ना है ना, रिवीजन करना ही, एंड टू हैंड रिवीजन करना आपको डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों मगध का। तो मगध की जब हम बात करते हैं, तो ये दोस्तों देखिए, जब हमने 16 महाजनपद पढ़े थे, तो महाजनपद क्या थे? 16 ऐसे राज्य थे जो उस प्राचीन समय में दोस्तों काफी विस्तृत थे, काफी शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। उन्हीं 16 राज्यों में से एक राज्य था मगध, ठीक है। अब ये मगध राज्य भी बहुत ही शक्तिशाली और विस्तृत राज्य था, जो कि अगर हम दोस्तों हम बात करें, तो वर्तमान में अगर हम देखें कि यार ये जो मगध राज्य था वर्तमान में कहां पर आता है, तो दोस्तों वर्तमान में बिहार के पटना जिले में, पटना और गया जिलों के क्षेत्र में ये फैला हुआ था। कौन? मगध राज्य, ठीक है ना। इसकी जो राजधानी रही है, इसके पूरे जितना कार्यकाल रहा है किसका? मगध का। मगध में शुरू के शासक से लेकर अंत तक के शासक तक जितनी भी इसकी राजधानियां रही हैं, विशेषकर 3 राजधानियां रही हैं। एक रही है दोस्तों इसमें गिरिव्रज, दूसरी राजगृह और तीसरी पाटलिपुत्र, ठीक है। तो कौन कौन शासक ने कौन कौन सी राजधानी बनाई, किस किस मतलब कहाँ कहाँ पर अपनी राजधानी शिफ्ट की, इसकी भी चर्चा इसी स्टोरी में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम देखें दोस्तों, तो इस पूरे मगध साम्राज्य का अब हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही एक पुराना, काफी प्राचीन इतिहास है ये किसका? मगध का। तो प्राचीन राज्य था ये, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी दोस्तों कुछ साहित्यों में, इसके अलावा जो इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है हमें, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो साहित्य है, उनसे हमें मगध की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब चूंकि अब आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि सर ये जो बौद्ध धर्म है, प्राचीन धर्म है, तो इन धर्मों के अंदर इस मगध साम्राज्य का जानकारी मिलना मतलब क्यों?
है ना, और वो भी विस्तार से। तो ये एक बिल्कुल सही प्रश्न भी सही है दोस्तों। इसमें ऐसा समझिए कि देखिए कि बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म थे, ये बाद में, अर्थात कि ये मान लीजिए कि कुछ हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादियां तब फैली थी, उसमें जो भ्रष्टाचार फैल रहा था, या कहें कि जो अव्यवस्थाएं फैल रही थी हिंदू धर्म में, है ना, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म इसी नाम से जाना जाता था, वैदिक धर्म, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो कमियां फैल रही थी, अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए उस समय नए धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए थे, और उन धार्मिक आंदोलनों के तहत ही दो नए धर्म जो है दो नए धर्मों का निर्माण हुआ था, कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इन धर्मों को शुरुआत थी कि शुरुआत में दोस्तों, प्रत्येक धर्म हो चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, उनको चाहिए होता सपोर्ट, ताकि वो अपना विस्तार फैला सके, अपना विस्तार कर सके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म को भी आवश्यकता थी कि कोई जितने भी बड़े बड़े शासक है वो उनको सपोर्ट करे। तो उसी को जिन राज्यों ने सपोर्ट करा, उन राज्यों के बारे में उनके धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। क्लियर है। तो बौद्ध धर्म को भी दोस्तों इसके शासक रहे हैं कुछ, आगे हम देखेंगे इस पूरी स्टोरी में, इसके कुछ जितने भी शासक रहे हैं, उनने लगभग सभी शासकों ने, मगध के लगभग सभी शासकों ने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया था, उसका विस्तार करने में, ठीक है, उसका विकास करने में सपोर्ट किया। इसी कारण से मगध का एक विस्तार से वर्णन बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के ग्रंथों में मिलता है। ठीक। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि मगध जो राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी, सबसे पहला शासक कौन था मगध का। तो दोस्तों याद रखें आप लोग कि मगध की स्थापना की थी बृहद्रथ ने। किसने की थी, बृहद्रथ ने, है ना। अभी बृहद्रथ को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा, अब मैं जैसे बताऊंगा आपको अच्छे से याद आ जाएगा। जरासंध दोस्तों, आपने महाभारत में देखा होगा जरासंध को, है ना, जरासंध को का नाम सुना होगा, जिसका वध कृष्ण ने किया था। वासुदेव कृष्ण ने जरासंध का वध किया था, है ना। माफ करना, महाभारत में उनकी स्टोरी नहीं मिलेगी, है ना। एक कृष्ण का जो पूरा एक जीवन लीला है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो जो बृहद्रथ था, उसका पुत्र था जरासंध। जरासंध एक क्रूर और अत्याचारी एक तरह से जो है राजकीय अधिकारी था, और बृहद्रथ का पुत्र था। उसकी हत्या कृष्ण और अर्जुन ने की थी, कृष्ण और पांडवों ने की थी, कृष्ण और पांडवों ने उसकी हत्या कर दी थी। अब चूंकि बृहद्रथ वंश की जो शक्ति है, अब देखिए क्या होता है कि बृहद्रथ की शक्ति कौन थी, उसका पुत्र था जरासंध। अब जरासंध की हत्या हो चुकी थी, तो अब जैसे ही जरासंध की हत्या हुई, तो बृहद्रथ की जो नींव थी, जो शक्ति थी, वो थोड़ी कम होने लगी, क्षीण होने लगी। अब जैसे ही एक अन्य व्यक्ति को पता चलता है, या उसके शासन में उसके राज्य में, या कहीं कि उसके शासन में कार्य करने वाला या कोई अधिकारी, उसको जो पता चलता है कि राजा की शक्ति क्षीण हो रही है, तो प्राचीन समय से लेकर आज तक यही नियम बना रहा है। जैसे कि अगर हम दोस्तों केंद्र में या राज्य में किसी पॉलिटिशियन के यहाँ पर बात करते हैं, किसी हम जैसे मान लो विधानसभा की बात करें या संसद की बात करें, जब वहां पर लगता है कि यार प्रधानमंत्री कमजोर पड़ता जा रहा है, तो फिर उसके सपोर्ट करने वाले ही उसको जल्दी से नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, ताकि उसके स्थान पर कोई और आरूढ़ हो सके, उसका स्थान कोई और ले सके, है ना। तो ये परंपरा आज से नहीं पनपी है, आज की हमारी संसद की देन नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से चली आ रही है। तो मगध में भी उसी का एक उदाहरण देखने को मिलता है। अब जैसे ही बृहद्रथ की शक्ति कम होने लगी, तो वहीं से ही दोस्तों एक बिंबिसार नाम का एक जो है सैनिक था, या कहें कि एक महासैनिक हो सकता, सेनापति होगा। तो इसके बारे में विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है बिंबिसार के बारे में, लेकिन बिंबिसार ने जो है इसकी कुर्सी छीनी, इसका सिंहासन छीना, और एक हर्यक वंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी, हर्यक वंश की। ठीक है, तो अभी तक की स्टोरी क्लियर है दोस्तों। सिंपल सा, बृहद्रथ का पुत्र कौन था, जरासंध, उसकी हत्या हो चुकी थी, और उसकी हत्या होने के कारण ही बृहद्रथ की शक्ति कम हो गई, वो कमजोर पड़ गया। उसके कमजोर पड़ने से क्या किया, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर दी, अर्थात उससे उसका सिंहासन छीन लिया। ठीक है, बस इतनी सी स्टोरी अभी तक की। अब कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। तो ये कहानी चल रही होती है 500 ईसा पूर्व में। ओके,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ी, चलिए कोई बात नहीं, एड कर लेंगे एडजस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये कहानी कुछ आगे बढ़ती है और अभी तक की जो कहानी चल रही है दोस्तों, ये जो बृहद्रथ था ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात करते हैं। अब देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है ना। अब ईसा पूर्व में और ईसवी में मैं अब तक ये मानता हूँ कि अब आप पूरी तरह क्लियर हो चुके हो, क्योंकि जब हमने इतिहास स्टार्ट किया था मैं उसी वक्त स्टार्टिंग में ही आपको ईसा पूर्व और ईसवी दोनों के बीच का अंतर समझा दिया था मैंने। क्लियर है ना, तो बार बार बताना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये 500 ईसा पूर्व में कौन बिंबिसार आ चुका था, 500 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 500 ईसा पूर्व में बिंबिसार जो है मगध का राजा बना। ठीक है, कौन बना, बिंबिसार, कहाँ का, मगध का राजा बना। ठीक है, किसको हटा करके, बृहद्रथ को हटाकर। इसकी उम्र उस समय मात्र 15 वर्ष थी। अब सोचिए दोस्तों, 15 वर्ष अभी आपको मोबाइल गेम खेलने से मतलब पूरी तरह से है ना, कौन कौन से कार्य आप करते रहते हैं। लेकिन अब सोचिए प्राचीन समय में हमारा प्राचीन इतिहास इस प्रकार का है, 15 वर्ष की उम्र में ये पूरा मगध का साम्राज्य बन जाता है, सम्राट बन जाता है बिंबिसार। ठीक है, और वह आगे आगे चल करके अपने जीवन का बहुत ही सफल सेनानी और कूटनीतिज्ञ सिद्ध होता है। मतलब मगध का एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभर कर सामने आता है। युद्ध, और उसने जो दोस्तों उसने किसने, बिंबिसार ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, अपनी शक्तियों का विस्तार करने के लिए युद्ध के साथ ही साथ में वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया था। दरअसल होता क्या था, ये लोग क्या करते थे कि जहां इनको लगता था कि किसी अन्य राज्य पर डायरेक्टली हम युद्ध करके उन पर हमला करके उस राज्य को हड़प सकते हैं, तो वो डायरेक्ट उन पर हमला कर देते थे। लेकिन जब कहीं ऐसा महसूस होता था कि यार सामने वाला जो साम्राज्य है उस पर हमला करके उसे जीतना आसान नहीं होगा, हो सकता है इस लड़ाई में हम अपना साम्राज्य खो दें, तो इसमें वो एक कूटनीति का सहारा लेते थे। और वो कूटनीति कैसी होती थी कि एक दूसरे राज्य में वैवाहिक संबंध हो जाते थे। वैवाहिक संबंध मतलब कि है ना, शादी हो जाती थी बीच में, जैसे कि दोनों राज्यों के बीच में एक तरफ से दूल्हा और एक तरफ से दुल्हन, तो इस प्रकार से ये वैवाहिक संबंध होता है। तो वैवाहिक संबंध के द्वारा क्या होता है, दोनों साम्राज्य आपस में जुड़ जाते थे, जिससे उन दोनों की सिक्योरिटी बन जाती थी, जो सिक्योर हो जाते थे, दोनों की ओर से कम सिक्योर हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ही इस वैवाहिक संबंधों के माध्यम से और इन दोनों के माध्यम से बिंबिसार ने अपने साम्राज्य अर्थात मगध का काफी विस्तार किया, सम्मान और प्रतिष्ठा में उसने वृद्धि की। अब इसके अलावा बौद्ध और जैन दोनों ही ग्रंथों में दोस्तों इसकी काफी अच्छी जानकारी मिलती है। उसके साम्राज्य को अर्थात बिंबिसार के साम्राज्य को काफी समृद्ध और काफी विस्तृत बताया है, किस दोनों में। अब जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि मगध का पूरा जो हमें जानकारी मिलती है अधिकतर वो बौद्ध और जैन धर्म साहित्य से ही मिलती है। ठीक है ना, तो बिंबिसार के शासन को, बिंबिसार के जो साम्राज्य था उसको, शासन काल को उन्होंने काफी विस्तृत बताया। ठीक, बिंबिसार एक धर्म सहिष्णु, उदार और प्रजावत्सल राजा था। ये बात ध्यान रखने लिए आवश्यक है ताकि आपको स्टोरी पूरी याद रहेगी। अभी बिंबिसार ही चल रहा है। अब बिंबिसार के साथ में क्या होता है, अब आगे थोड़ा सा अब आपका और इंटरेस्ट जागने लगेगा। कैसे कि देखिए बिंबिसार एक जो शासक था वो काफी उदार था, प्रजा वत्सल था, मतलब प्रजा का अच्छे से ध्यान रखता था। लेकिन आगे चल कर के उसके साथ में कुछ चोट हो जाती है, और वो चोट ऐसी होती है दोस्तों कि उसका पुत्र अजातशत्रु, कौन था, उसका पुत्र अजातशत्रु ही बिंबिसार की हत्या कर देता है, और अजातशत्रु अब सिंहासन पर बैठ जाता है। जिस तरह से बिंबिसार ने बृहद्रथ से सिंहासन छीना था, उसी प्रकार से हालांकि उस प्रकार से नहीं, बल्कि यहाँ पर तो बिंबिसार के सगे जो पुत्र था उस पुत्र ने बिंबिसार की हत्या करके वो सिंहासन उससे ले लिया, मतलब खुद शासक बन बैठा। इससे पहले की कहानी और देख लेते हैं जरा, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है। तो इसमें दोस्तों बिंबिसार ने महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों के साथ संपर्क बनाए रखे, अर्थात कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रचार किया इन्होंने, उन दोनों धर्मों को सपोर्ट किया उन्होंने, दोनों धर्मों के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए काफी धन दिया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ही अर्थात कि बिंबिसार ने ही राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था, मतलब मगध की राजधानी राजगृह किसने बनाई थी, तो ये बिंबिसार ने बनाई थी, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब
अजातशत्रु आ चुका है बिंबिसार की हत्या करने के बाद में। अब कहानी होती है शुरुआत अजातशत्रु से। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। ठीक है, अब अजातशत्रु कहाँ बचने वाला था भाई? वो भी कुछ इसी प्रकार से। अब उसका पुत्र, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, अब उदयन अजातशत्रु की हत्या करके और वो सिंहासन ले लेगा। प्राचीन परंपरा चली आ रही है ना। ठीक है, तो अब कहानी आ जाती है दोस्तों 493 ईसा पूर्व की। ठीक है, अब यहाँ पर तो कंफ्यूज नहीं हो ना कि सर पिछले में हमने 500 ईसा पूर्व की बात की थी, अब बढ़ना चाहिए, घट क्यों रही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये ईश नहीं है बल्कि ईसा पूर्व है, और ईसा पूर्व में घटते हुए क्रम में ही हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो 493 ईसा पूर्व में अपने पिता का वध करके अजातशत्रु मगध का सम्राट बन जाता है। यह महत्वाकांक्षी योद्धा और सफल सेनानी था। उसने अपने साम्राज्य की शक्ति और सीमाओं का काफी विस्तार किया अजातशत्रु ने। हालांकि अजातशत्रु भी बहुत एक महान शासक था, शक्तिशाली शासक था। ठीक है, उसने भी अपने पिता की ही तरह बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को सपोर्ट किया, लेकिन बौद्ध धर्म के ज्यादा नजदीक था। कौन? अजातशत्रु। ठीक है, उसने राजगृह में एक बौद्ध स्तूप बनवाया और एक सभागृह बनवाया। तो यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछ ली जाते हैं कि प्राचीन मगध के अंतर्गत किसके शासन काल में राजगृह में सबसे पहले बौद्ध स्तूप और सभागृह बनवाए गए थे, यह निर्माण हुआ था इनका? तो दोस्तों वो अजातशत्रु के शासन काल के दौरान। ठीक है, तो बिंबिसार की तरह ही अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके मगध का साम्राज्य हड़प लिया, मगध का सम्राट बन बैठा। ठीक है, अब अजातशत्रु की स्टोरी भी खत्म। अब स्टोरी स्टार्ट होती है उदयन की। ठीक है, किसकी स्टार्ट होती है? उदयन की, जो कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। तो उदयन की स्टोरी अब प्रारंभ होती है। अब स्टोरी में क्या होता है जरा देखिए कि मगध का साम्राज्य अब तक बहुत ही विशाल हो चुका था, क्योंकि बड़े बड़े शासकों ने इस पर साम्राज्य किया था, वही शासन किया था। तो अब मगध का जो साम्राज्य था वो बृहद्रथ से समय से अगर हम तुलना करें तो अब काफी ज्यादा फैल चुका था, काफी उसका विस्तार हो चुका था। उदयन ने राजधानी के लिए अब पाटलिपुत्र को चुना। पाटलिपुत्र नाम का एक नया नगर ही बसाया उसने, ताकि उसे राजधानी बनाई जा सके। अब ये राजधानी बदलने का क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनको शंका रहती है कि हम सुरक्षित नहीं है या इस पर आसानी से हमला किया जा सकता है। तो अपने राज्य की, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी को बदलते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही उदयन ने, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी जो है दोस्तों राजगृह से बदल करके पाटलिपुत्र कर ली। ठीक है, पाटलिपुत्र कर ली। अब ये पाटलिपुत्र कहाँ है? तो वही वर्तमान पटना में। ठीक है ना। तो अब चूंकि अब यहाँ पर थोड़ी कहानी कमजोर ये पड़ जाती है कि जो उदयन था दोस्तों, अब ये उदयन के जो पीढ़ी थी, या कहीं कि उदयन के जो पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे जो इसका शासन संभालते, वो अयोग्य निकल जाते। उदयन के पुत्र योग्य नहीं थे। अब देखिए कहीं ना कहीं तो वीकनेस आनी थी ना। अब ये कहानी बिंबिसार के समय से चल रही है। अजातशत्रु थोड़ा शक्तिशाली था, उसने क्या किया, अपने पिता की हत्या की। उसके बाद अजातशत्रु के बाद में, ठीक है, तो अजातशत्रु इस प्रकार से पिता पुत्र इस प्रकार से ही चलता रहा इनका क्रम। और ये क्रम में ही अब थोड़ी सी ये जो चेन थी, क्रम था, ये एक क्रम कमजोर पड़ने लगा। उदयन के जो उत्तराधिकारी थे, उसके पुत्र थे, ये अयोग्य निकले। अब अयोग्य निकलने के कारण क्या होता है कि अब इनमें अंदर ही, मतलब शासन में ही, इनके अंदर ही अब गृह क्लेश होने लगा था, षड्यंत्र होने लगे थे एक दूसरे को मारने के। अब ये षड्यंत्र चलने लगा तो इसी षड्यंत्र का एक सेनापति ने फायदा उठाया, और वो सेनापति था दोस्तों शिशुनाग। इन्हीं के शासन का सेनापति शिशुनाग था। उसने फायदा उठाया और साम्राज्य को फिर से अपने अधीन कर लिया। मतलब मगध पर अब किसने कब्जा कर लिया दोस्तों? शिशुनाग ने कब्जा कर लिया। क्लियर है। अब कहानी स्टार्ट होती है शिशुनाग से। अब शिशुनाग और नंदवंश पर हम बात करेंगे। आइए, ये कहानी है दोस्तों 430 से 324 ईसा पूर्व की। 430 से 324 ईसा पूर्व की। तो शिशुनाग भी एक वीर योद्धा और साहसी सेनानी था। चूंकि अब सेनापति था तो वीर तो होगा ही, ठीक है ना। उसने मगध साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया।
बहुत अधिक विस्तार किया। वत्स, अवंती और कौशल को भी युद्ध में पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। और शिशुनाग की मृत्यु की जैसे मृत्यु हुई तो उसके बाद में उसके प्रपौत्र महापद्मनंद ने 363 ईस्वी में नंद वंश की स्थापना की, नंद वंश की नींव डाली मगध में। क्लियर है। तो शिशुनाग ने इसका काफी विस्तार किया और विशेष विस्तार दोस्तों वत्स, अवंती और कौशल क्षेत्र को, कौशल साम्राज्य को अपने साम्राज्य के अधीन कर लेने से इस मगध का और अधिक विस्तार हो गया, काफी विस्तार हो गया। और इस विस्तार किसके बाद में, जैसे शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में दोस्तों शिशुनाग का प्रपौत्र जो था महापद्मनंद, वो अब यहाँ का शासक बनता है। ठीक है। महापद्मनंद ने मगध का भी काफी विस्तार किया उसने भी, चूंकि लेकिन यह जो पद्मनंद था यह एक क्रूर शासक था, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। जनता इससे अत्यधिक घृणा करती थी। क्या करती थी? जनता इससे घृणा करती थी। अब जब भी शासक में घृणा आती है, भ्रष्टाचार आता है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि अब शासन का अंत होने वाला है। ठीक है ना। तो इस वंश का अंतिम राजा था, कौन था दोस्तों? घनानंद। अब यहाँ पर आपने चंद्रगुप्त मौर्य वाली स्टोरी अगर देखी होगी तो अब आपको घनानंद से याद आ गया होगा कौन था ये। ठीक है ना। नंद वंश किसने स्टार्ट किया था? नंद वंश दोस्तों, तो शिशुनाग के प्रपौत्र महापद्मनंद ने अपने नाम से ही इस वंश की स्थापना की थी, नंद वंश। और इस नंद वंश का जो सबसे आखिरी शासक था वो तो कौन था दोस्तों? घनानंद। और घनानंद को किसने पराजित किया था? आपको अच्छे से याद है, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित करके और इस नंद वंश का खात्मा किया, नंद वंश को खत्म किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इसका अंत करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी थी जो शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी दोस्तों? बृहद्रथ से शुरू हुई मगध की स्टोरी और अंत होता है इसका चंद्रगुप्त मौर्य पर। ठीक है। तो इसमें कुछ ही 4, 5, 6 शासक रहते हैं, इनका नाम, इनकी कहानियां याद रखनी है आपको। हालांकि क्रम और ये स्टोरी इतनी छोटी सी स्टोरी है और एक रुचिपूर्ण स्टोरी है, इसमें काफी रुचि रहेगी अगर आप अच्छे से इसको अध्ययन करेंगे तो ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इसमें कोई ऐसा फैक्ट भी नहीं है जो आपको विशेषकर याद रखना है। 2-3 राजधानियां उनको याद रखना है, 4-5 आपके शासक है जिन्हें याद रखना है, उन्होंने क्या क्या विस्तार कार्य किया, किस प्रकार से विस्तार किया, बस इनको याद रख लोगे आपका काम आसानी से बन जाए। ठीक है दोस्तों, छोटा सा सेशन था, कोई विशेष नहीं था। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म के बारे में हम पूरा विस्तार से समझेंगे, काफी लंबा सेशन होगा। हो सकता है बौद्ध धर्म में 2 लेक्चर अर्थात 2 पार्ट में भी उसको बौद्ध धर्म को कवर किया जाए, काफी लंबा सेशन हो। बौद्ध धर्म के सभी सिद्धांतों पर हम बात करेंगे, बौद्ध धर्म के उदय के बारे में बात करेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे होती है, कैसे उदय हुआ, उसका कौन कारण थे, क्या कारण थे, और साथ ही साथ में बौद्ध धर्म के पतन के भी हम कारणों पर फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जिन दोस्तों को टेलीग्राम की लिंक चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको शो हो रही है, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी दोस्तों ये आपको दिख रहा है लोधाजी क्लासेस, इसी नाम से ग्रुप है ना, ये लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर ले जल्दी से। और जिनको भी हमारे साथ में व्हाट्सएप पर अपने डाउट शेयर करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं, इनको जल्दी से कॉपी कर ले और व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।